Hello students, welcome to my YouTube channel and Latin Path. This video is for the 11th economics students. तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा कि यहाँ पर 11th में इकोनॉमिक्स में कितने पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में कितने चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं और वो कितने मार्क्स का वेटेज रखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि इकोनॉमिक्स में 11th की इकोनॉमिक्स में आपके दो पार्ट हैं, एक है स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो पार्ट ए है वो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपकी स्क्रीन में यहाँ पर दिख रहे होंगे चैप्टर्स दिए हैं। ये चैप्टर्स नहीं, एक्चुअल में यूनिट्स हैं, याद रखिए ये यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर पहली यूनिट पार्ट ए में अगर देखोगे तो आप इंट्रोडक्शन है, उसके बाद सेकंड यूनिट है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। ये जो मार्क्स लिखे हैं ये एक्चुअल में सीबीएसई ने डिफाइन कर रखे हैं, बट 11th का जो पेपर होता है वो टीचर्स ही बनाते हैं, तो वो अपने हिसाब से डिफर कर सकता है। लेकिन एक तरीके से आप देख सकते हो कि किस चैप्टर में ज्यादा वेटेज है। फिर तीसरी यूनिट है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई और चौथा है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशंस। तो ये जो है ये आपका 40 मार्क्स का हो जाता है पार्ट ए। फिर हम बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी है हमारा स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। पार्ट बी भी आपका 40 मार्क्स का होगा और जो आपका पार्ट सी है वो एक प्रोजेक्ट वर्क होगा जो आपका 20 मार्क्स का होगा। तो ऐसे यहाँ 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो पार्ट ए में मैंने आपको बता दिया 4 यूनिट है और पार्ट बी में हमारी 3 यूनिट है। अब याद रखिए ये यूनिट है, इनके अंदर कई सारे चैप्टर्स हैं, तो यूनिट देख के खुश मत हो जाइएगा कि अरे इतने कम चैप्टर, नहीं, ये यूनिट है। तो पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और तीसरा है स्टैटिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर ये 3 यूनिट हैं, इनके अंदर कई सारे चैप्टर्स हैं। ये जो सिलेबस है ये सीबीएसई का डिफाइंड सिलेबस है। एंड यस, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो हमारा पार्ट ए है वो थ्योरेटिकल है। लेकिन यहाँ पर थ्योरेटिकल से मतलब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इसमें थ्योरीज ही हैं। यहाँ पर जो थ्योरी आप पढ़ेंगे उसमें काफी सारे ग्राफ्स होंगे और वो ग्राफ समझने के बाद ही आप थ्योरी अच्छे से पढ़ पाओगे, याद कर पाओगे। यानी कि कह सकते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों ही है। बट जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो फुली न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल ऑब्वियसली हर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में भी थोड़ी थ्योरी होती है, लेकिन जो मेन फोकस रहेगा वो न्यूमेरिकल्स में रहेगा। अब यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी आज मैं क्लास लूंगा और स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा डिफाइन करूंगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन स्टैटिस्टिक्स कंटेंट। चैप्टर 1 is introduction, chapter 2 collection of data, chapter 3 organization of data, chapter 4 presentation of data, chapter 5 measures of central tendency, chapter 6 measures of dispersion, chapter 7 correlation, chapter 8 index numbers, and chapter 9 use of statistical tools. So there are the 9 chapters, and don't worry, some of the chapters are very small. तो द फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स का भी इंट्रोडक्शन यहाँ पर है इस चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर में इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन की सिर्फ 2-3 बातें लिखी हुई हैं और जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी फर्स्ट चैप्टर में इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर बस इकोनॉमिक्स के 2-3 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है इकोनॉमिक्स को। तो वहां पर हम ज्यादा अच्छे से इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ आपको वो 2-3 पॉइंट बताऊंगा तो आपको कुछ ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। और स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा अलग है तो हमें उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत अभी नहीं है। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स जब करेंगे तब मैं इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दूंगा, कि मेरा मानना है अगर मैं आपको वो पढ़ाऊं तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊं, खाली 2-3 पॉइंट में निपटाना डजंट मेक सेंस। तो अब हम पढ़ेंगे पहले स्टैटिस्टिक के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है व्हाट इज स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक वर्ड सुनते ही दिमाग में आता है कि ये चीज तो हम पहले पढ़ चुके हैं। यस, हमने मैथ्स में कोई ना कोई क्लास में ये स्टैटिस्टिक जरूर पढ़ा होता है। बस यहाँ पर हम स्टैटिस्टिक को बेसिक से
स्टडी करते हुए पूरा एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो यहाँ पर हम स्टैटिस्टिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन स्टैटिस्टिक्स हम मैथ्स में पहले भी पढ़ चुके होते हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि स्टैटिस्टिक मैथ्स का पार्ट है कि इकोनॉमिक्स का। तो मैं आपको बता दूं, जो स्टैटिस्टिक्स है वो ब्रांच है मैथमेटिक्स का, यानी कि स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो बेसिकली वो एक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, बट स्टैटिस्टिक्स और जगह भी यूज होता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब चीजों में भी स्टैटिस्टिक यूज होता है। तो अब हमें अभी भी नहीं पता चल पाया कि स्टैटिस्टिक्स एग्जैक्टली है क्या। तो बिफोर नोइंग व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, वी हैव टू नो अबाउट द डेटा। व्हाट इज डेटा? तो डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डेटा बहुत अलग अलग तरीके के डेटाज होते हैं। ज्यादातर हमने डेटा कंप्यूटर में सुने होते हैं, डेटा वर्ड हमने कंप्यूटर में बहुत सुना होता है, एंड हम डेटा पैक बोलते हैं। तो कई चीजें होती हैं डेटा के अंदर, लेकिन यहाँ जो बेसिक मीनिंग होता है सभी डेटा का वो होता है डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जैसे हम डेटा पैक बोलते हैं, ये वैसे तो हमारे टॉपिक नहीं है, बट फिर भी बता दूं, डेटा पैक मतलब जैसे कि आपको 1 GB का डेटा पैक आपने कराया है, तो यानी कि आप 1 GB तक का डेटा एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट में, क्योंकि इंटरनेट में जो कुछ भी है वो सब एक डेटा है। तो डेटा का सिंपलेस्ट एग्जांपल से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो आपका जो स्कूल है, स्कूल भी आपका डेटा रखता है। कैसे? स्कूल में वो रखेगा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, एक क्लास में कितने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स की एज क्या है, स्टूडेंट्स की हाइट क्या है। तो ये सब का कलेक्शन ही क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। यानी कि स्कूल भी डेटा रखता है आपके हर चीज का, पेरेंट्स के नेम से लेके एज, हाइट, सब चीज का डेटा वो रखता है। स्कूल में भी देखा होगा, एक ऐसा रूम होता है जहां बहुत सारी फाइलें रखी होती हैं। उन फाइलों के अंदर यही डेटा होता है, आप स्टूडेंट्स का पूरी इंफॉर्मेशन। तो ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सभी फील्ड में सब जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज हम आगे आगे पढ़ते रहेंगे इस पूरे स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में। तो जो ये स्टैटिस्टिक्स है वो पूरा इस डेटा के इर्द गिर्द ही घूमती है। यानी कि हम पूरा डेटा के आगे पीछे सब कुछ स्टडी करेंगे, डेटा के ऊपर ही हम रिसर्च करेंगे। तो ये डेटा ही स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करता है। अब स्टैटिस्टिक्स डेटा में से भी सिर्फ न्यूमेरिकल चीजें, यानी कि नंबर से रिलेटेड चीजों को प्रायोरिटी देता है। जैसे कि यहां पर आपकी स्क्रीन में स्टूडेंट की क्लास, ये एक स्टैटिस्टिक का पार्ट बन सकता है। स्टूडेंट की एज, ये स्टैटिस्टिक का पार्ट बन जाएगा। स्टूडेंट की हाइट, ये बन जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम नंबर में डिफाइन कर देते हैं, नंबर में लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव भी बोल सकते हैं इसे। लेकिन स्टूडेंट का नेम जो है ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं हो सकता। इससे हम स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में नहीं बना पाएंगे, आगे हम इसको देखेंगे। लेकिन ये एक डेटा है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के काम नहीं आएगा। तो स्टैटिस्टिक्स मैंने बताया, ये डेटा के इर्द गिर्द ही घूमता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। So now this is the definition of statistics. Statistics is the branch of science which deals with the method of collecting, classifying, presentation, comparing and interpreting numerical data collected. तो मैंने बताया था स्टैटिस्टिक्स पूरा डेटा से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये जो कलेक्टिंग वर्ड है, ये कलेक्टिंग किसका? कलेक्शन ऑफ डेटा। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग यानी कि जो आपने डेटा पहले कलेक्ट कर लिया है उसको आप कैटेगरीज में डिवाइड करिए, तो उसी को क्लासिफाइंग और ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। क्लासिफाइंग डेटा। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि जो आपने क्लासिफाई कर दिया डेटा उसको आप प्रेजेंट करो, कैसे प्रेजेंट करोगे। फिर आता है कंपेयरिंग, कंपेयरिंग यानी कि आपको फिर कंपेयर करना पड़ेगा कई सारे डेटा को। एंड इंटरप्रेटिंग डेटा, इंटरप्रेटिंग यानी कि आप उससे अपना आउटकम निकालोगे कि हाँ इस डेटा की वजह से हमें ये मदद मिली, आप इंटरप्रेट करोगे। तो डेटा कौन सा? लेकिन न्यूमेरिकल। प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रेजेंटेशन, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे आपने ये कहीं ना कहीं देखा होगा, ग्राफ्स एंड ऑल। प्रेजेंटेशन से क्या होता है, चीजें बहुत ही सिंपल हमें समझ में आने लगती हैं और ज्यादा क्लीन होती हैं। जैसे कि अगर आप ही को बुक दे दी जाए, बहुत बड़ी सी नॉवल दे दी जाए, तो कई बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते नॉवल पढ़ने।
लेकिन वहीं मैं उसको एक शॉर्ट मूवी में दिखा दूं, आपको पिक्चराइज करके दिखा दूं, तो आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो वैसी इकोनॉमिक्स में भी, कंपनीज में भी कई सारी चीजें ऐसी होती है जो हम स्टैटिस्टिक्स से प्रेजेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और ज्यादा समझ में आता है। तो यहाँ पर ये जो क्लासिफाइंग, कलेक्टिंग, ये सब चीजें हैं, इन पे पूरा एक चैप्टर है। तो यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं कि 5 स्टेज हैं। ठीक है, याद रखना स्टैटिस्टिक की 5 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज कलेक्शन ऑफ डाटा, आप डेटा कलेक्ट करोगे। डेटा कलेक्ट ये पूरा एक चैप्टर होगा हमारा, इसके अंदर हम सेंसेस एंड सैंपल टेक्निक्स पढ़ेंगे, तो ये आप वहीं आगे जाके हम पढ़ेंगे। स्टेज 2 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इसमें हम एरे ऑफ डेटा एंड टेली बार्स पढ़ेंगे। स्टेज 3 होगी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें हम टेबल्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स बनाना सीखेंगे। और चौथी स्टेज होगी एनालिसिस ऑफ डाटा, जिसमें परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोएफिशिएंट, ये सब चीजें पढ़ेंगे। एंड लास्ट स्टेज होगी इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेजेस, एवरेज एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल। तो ये पूरा मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझा दिया। तो ये सिर्फ एक मैप था। अभी तो हमें ये जो 5 स्टेजेस है इनको बहुत डीपली पढ़ना और इनका पर्टिकुलर एक एक चैप्टर है। तो ये स्टैटिस्टिक्स का मतलब हो गया। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, features or characteristics of statistics. So what are the feature and characteristics? So the first feature and characteristic is aggregate of facts. तो aggregate मतलब क्या होता है? Aggregate मतलब होता है जो हम कई सारे अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन कर दे। एलिमेंट्स इन सेंस, मान लीजिए 4-5 कैटेगरी है, उन सबको आप मिला दोगे, उसको आप एग्रीगेट बोलोगे। जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, सबको एग्रीगेट करके हम स्कूल बोल देंगे। तो एग्रीगेट मतलब ये होता है। तो इसमें ये लिखा है अ सिंगल नंबर डज नॉट कंस्टिट्यूट स्टैटिस्टिक, यानी कि आप सिर्फ एक चीज आपने ली, कोई पर्टिकुलर एक नंबर ले लिया, या सिर्फ कोई एक पर्सन ले लिया, या सिर्फ एक स्कूल ले लिया, तो वो एक स्टैटिस्टिक्स नहीं माना जाएगा। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। इट इज ओनली द एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, यानी कि एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स को हम स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। All statistics are expressed in numbers, but all numbers are not statistics. यानी कि सारे statistics को हम नंबर से एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन सारे नंबर्स को आप statistics नहीं बोल सकते, क्योंकि सिंगल पर्सन statistics में नहीं आएगा। एग्जाम्पल, इट इज स्टेटेड दैट देयर इज 1000 स्टूडेंट्स इन कॉलेज। को समझना जरूरी है। अब 1000 स्टूडेंट इन कॉलेज आपके दिमाग में आए, ये तो स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, लेकिन नहीं। 1000 स्टूडेंट खाली कॉलेज में है, इससे हम कोई स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन नहीं कर सकते। डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, बट स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये स्टैटिस्टिक्स में नहीं आएगा। बट if it is stated that there are 300 students in arts, 400 in commerce faculty and 300 in science in college, it makes statistical sense. तो अब अगर हमें पता है कि 300 बच्चे कहाँ इधर आर्ट्स में है, 400 कॉमर्स में है, 300 साइंस, तो अब हम इसका कुछ स्टैटिस्टिकल सेंस बना सकते हैं। फर्स्ट फीचर हमारा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। नाउ द सेकंड फीचर इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। इस बारे में पहले ही बात कर चुका था कि कोई भी चीज होगी स्टैटिस्टिक्स हम तभी बोल सकते हैं उसे जब वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा। वो अगर क्वालिटेटिव एक्सप्रेस्ड है तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। क्वालिटेटिव मतलब कि उसकी क्वालिटी क्या है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है लाइक स्मॉल और बिग, रिच और पुअर, एक्सेट्रा। क्वालिटी जो है ये स्टैटिस्टिक्स में नहीं आएगी, इसको हम नहीं स्टैटिस्टिकली डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, रोहन इज टॉल एंड विराट इज शॉर्ट, हैज नो स्टैटिकल सेंस। तो एक पर्सन लंबा है, एक पर्सन छोटा है, इसका कोई स्टैटिकल सेंस नहीं है। However, it is stated रोहन हाइट इज 6 फीट एंड विराट हाइट इज 5 फीट 6 इंच। अब जब हमने न्यूमेरिकली इसे एक्सप्रेस कर दिया, देन इट कैन बी स्टेटेड एज स्टैटिस्टिक्स। The third feature is affected by multiplicity of causes. इसमें देखिए क्या लिखा है, स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर, यानी कि स्टैटिस्टिक कोई सिंगल फैक्टर से अफेक्ट नहीं करता, बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स। एग्जाम्पल, 30% राइज इन प्राइस
may have been due to several causes like reduction in supply, increase in demand, shortage of power, rise in tech। यानी कि स्टैटिस्टिक्स अगर कुछ भी वेरिएशन हो रहा है, उसमें चेंज हो रहा है, उसको कुछ भी अफेक्ट कर रहा है, कई सारे फैक्टर, सेवरल फैक्टर उसे अफेक्ट करेंगे। फोर्थ फीचर इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। याद रखिए कि अभी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा पूरे चैप्टर में हमें यही कलेक्शन करना सिखाया, तो कलेक्शन बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये लिखा है स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, बिफोर कलेक्टिंग देम अ प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड। कलेक्शन करने से पहले भी प्लान बनाना पड़ेगा। No conclusion can be drawn from statistics collected in a haphazard manner, यानी कि जल्दीबाजी या गलत तरीके से। Example, data regarding the marks secured by the student of a college without any reference to a class, subject, examination or maximum marks etc. will lead to no conclusion। यानी कि आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स तो लिख लिए बट कोई क्लास नहीं लिखी, सब्जेक्ट नहीं लिखा, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा एग्जाम है और मैक्सिमम मार्क्स क्या, तो देर इज नो यूज ऑफ कलेक्टिंग दैट डेटा। एंड द फिफ्थ फीचर इज प्री डिटरमाइंड पर्पस। प्री डिटरमाइंड यानी कि पहले से ही कुछ डिसाइड कर लेना, पर्पस यानी कि उसका आप स्टैटिस्टिक्स क्यों बना रहे हो, तो आप स्टैटिस्टिक्स क्यों बना रहे हो उसको आपको पहले ही डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो statistics are collected with some predetermined objective। Any information collected without any definite purpose will only be a numerical value or not statistic। अगर आपने कोई स्टैटिस्टिक्स बनाया और आपका कोई डिटरमाइंड पर्पस नहीं है कि आपने वो क्यों बनाया, तो वो एक स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। Example, if data of farmers of a village is collected, there must be some predetermined objective कि आपने वो डेटा क्यों कलेक्ट किया, उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। Whether the statistics are collected for the purpose of knowing the economic position or distribution of land among them or other purpose, all these objective must be predetermined। तो आप पहले से ही डिसाइड कर लोगे कि आप किसी भी पर्सन का या कोई भी स्टैटिस्टिक्स क्यों बना रहे हो। अगर नहीं बता सकते तो वो जो आप बना रहे हो उसको हम स्टैटिस्टिक्स फुली नहीं बोल सकते। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Look, first we have to understand the difference between the importance and feature and characteristics। फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर द सेम। फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि स्टैटिस्टिक्स की क्या विशेषताएं हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस यानी कि स्टैटिस्टिक्स क्यों जरूरी है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो बेसिकली तो आपको ये वर्ड्स में डिफरेंस आना चाहिए, और जो आर्ट्स वाले हैं उनके भी ये बहुत यूज में आएगा। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव हम बार बार पढ़ चुके हैं, अब ये चीज हमें पता हो गई कि स्टैटिस्टिक्स में हमेशा कोई भी चीज डिफाइन होगी वो क्वांटिटेटिव में होगी। तो स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यहाँ हम इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करेंगे। तो ये इकोनॉमिक की प्रॉब्लम को क्वांटिटेटिव टर्म में ले आता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ये अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको आप स्टैटिस्टिक्स से अगर शो करोगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी अच्छे से, और हम उसका सॉल्यूशन उतनी जल्दी निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था स्टैटिस्टिक्स दिखने में कैसा लगता है, कोई भी चीज का स्टैट्स। कंसिडर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, be it the problem of unemployment, the problem of price rise और the problem of reduction in export। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, अनएम्प्लॉयमेंट की हो, प्राइस राइज की हो, एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम हो, the first task of economist is to understand its magnitude through its quantitative expression। तो इकोनॉमिस्ट उसको बहुत अच्छे से क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन के थ्रू ही समझ पाता है। Now the second importance is working out cause and effect relationship। Now what does cause and effect mean? Cause मतलब होता है कारण, and effect यानी कि उसकी वजह से क्या changes होंगे। तो economists try to find out cause and effect relationship between different sets of data, यानी कि वो data के बीच में cause and effect ढूंढते रहते हैं। This enables them to attempt an effective diagnosis of the problem and accordingly to suggest some effective remedies।
तो इससे उन्हें पता चल जाता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और उसे हम कैसे सही कर सकते हैं। तो वो एक इफेक्टिव यानी कि बहुत अच्छी रेमेडीज यानी कि एक सलाह, एक एडवाइस दे सकते हैं कि कैसे उस प्रॉब्लम को सही किया जाए। यानी इन सब के लिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। स्टैटिस्टिक्स आपको बहुत अच्छे से बताएगा कि क्या कारण है और क्या इससे इफेक्ट होंगे इन फ्यूचर। Thus, through their statistical studies, if the economists come to know that it is because of the decline in demand that investment in the economy has tend to shrink, they can suggest the government to adopt such measure as would increase to level of demand in the economy. तो उसने सिंपली बोला है कि अगर जो इकोनॉमिस्ट है उनने अपनी स्टैटिस्टिकल स्टडीज में फाइंड कर लिया कि जो डिमांड है मार्केट में वो क्यों कम हो रही है, वो क्यों श्रिंक हो रही है इन्वेस्टमेंट की वजह से जो भी है, तो दे कैन सजेस्ट द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट सच मेजर, यानी कि फिर वो गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकते हैं कि आप ये करिए जिससे कि डिमांड इंक्रीज हो जाए। डिमांड, सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें अभी हम जो माइक्रो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। And now the third importance is intersectoral and intertemporal comparison. इसमें हमें समझना पड़ेगा, दो वर्ड हैं इंटरसेक्टरल और इंटरटेम्पोरल। दिस क्वांटिटेटिव डाटा इज फर्दर यूज्ड टू मेक इंटरसेक्टरल कंपैरिजन। इंटरसेक्टरल कंपैरिजन मतलब क्या होता है? अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि इसमें हम जो स्टैटिस्टिक्स बनाएंगे उसमें हम कंपेयर कर पाएंगे डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, पहली चीज मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, आप बहुत वर्ड सुन रहे हो, ये सिर्फ इसी चैप्टर में हम सुनेंगे इकोनॉमी, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म सिर्फ इस चैप्टर में आएंगे। तो इसको मैं यहाँ पर शायद आपको ये चीज ज्यादा क्लियर ना हो पाए जो ये वर्ड्स हैं, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आपको ये सारे टर्म्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी मतलब होता है कि जो स्टैटिस्टिक्स करेंगे उसमें कंपेयर करेंगे डिफरेंट सेक्टर। सेक्टर यानी कि एग्जांपल में देता हूँ, मान लीजिए हम अनएम्प्लॉयमेंट का स्टैटिस्टिक्स बना रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट सेक्टर हम क्या रख सकते हैं कि अर्बन और रूरल में कितना कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि अर्बन और रूरल में कि यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनका कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, जो मेल्स हैं उनका कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इन सब के कंपैरिजन को हम बोलेंगे इंटर सेक्टरल। बट दूसरा वर्ड है इंटर टेम्पोरल, इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ओवर टाइम। मैग्नीट्यूड मतलब होता है कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ठीक है, बड़ी यानी कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो उसको पता लगाने को हम बोलते हैं इंटर टेम्पोरल, कि वो जो प्रॉब्लम है वो कितनी बड़ी है या छोटी। और अगर इसको मैं एग्जांपल से समझाऊं तो स्टैटिस्टिक्स अगर हम कोई अनएम्प्लॉयमेंट की बना रहे हैं तो रूरल में इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी कि यहाँ पर रूरल में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है कि कम है, अर्बन में कैसा है, ज्यादा है कि कम है। तो ये इसको पता लगाना ही यहाँ पर इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन कहलाता है। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंस इज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। दैट मीन्स कि कैसे हम कोई भी पॉलिसीज को अप्लाई करेंगे। स्टैटिस्टिकल डाटा इज एसेंशियल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Example, if the government wants to formulate or modify labor laws, then it will require statistical data on working condition, number of working hours, and minimum wage received by worker। तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्किंग आवर, मिनिमम वेज, इन सबको कलेक्ट करके डेटा हम एक स्टैटिकल डेटा बनाएंगे और वही पॉलिसीज को अप्लाई करने में, फॉर्मुलेट करने में हेल्प करेगा। द फिफ्थ इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अब ये जो वर्ड है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, ये अगेन हम माइक्रो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस फॉर द प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर वेयर द प्रोड्यूसर फाइंड दैट हिज प्रॉफिट आर मैक्सिमम और वेयर द कंज्यूमर फाइंड दैट हिज सेटिस्फेक्शन इज मैक्सिमम। यानी कि इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी है जहां पर प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, वो सेटिस्फाई रहता है, एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज करने में सबसे ज्यादा सेटिस्फाई रहता है। तो ये दोनों चीजें जहां मीट करती हैं उसको इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसको ग्राफ के थ्रू और बहुत अच्छे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इट इज
through the use of statistical method that the economists have evolved some eco fundamentals like how profit of the producer are maximized or how consumer get maximum satisfaction. तो ये चीज भी हम स्टैटिकल डाटा के थ्रू ही इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर आर मैक्सिमाइज, इसको हमें प्रॉपरली बनाना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स। हाउ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को भी हमें स्टैटिस्टिक्स में बनाना पड़ेगा। सेटिस्फेक्शन को भी हम नंबर में बना सकते हैं, यही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, यूटिल्स बोलते हैं उसे, वो वहीं पढ़ेंगे। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंस इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मीन्स कि हम फ्यूचर में कैसे उसके क्या इफेक्ट होंगे, ये सब चीजें पहले से ही देख लेते हैं। इकोनॉमिस्ट डू फोरकास्टिंग थ्रू स्टैटिस्टिकल स्टडीज, यानी फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट रहेगा, कैसा रहेगा, उसके लिए इकोनॉमिस्ट पूरा स्टैट्स बना लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं और उसको देख के ही वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसी को फोरकास्टिंग बोलते हैं। बाय द टर्म फोरकास्टिंग वी डू नॉट मीन सम एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस यानी कि वो जो बाबा लोग हाथ देख के और आपकी कुंडली देख के, ये सब चीजें नहीं। We only mean to access and ascertain the future course of certain events which are of economic significance। तो फ्यूचर में क्या क्या होगा जो कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस यानी कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो कि हम देख सकते हैं, एक बड़ा पार्ट, तो उसी को सिग्निफिकेंस बोलते हैं। और इकोनॉमिक मतलब मैंने बताया कि ये चीजें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से। Thus, on studying the behavior of price level over several years, the economists can make statistical forecasting about trend or pattern of a price level in the near। तो यही पीछे का पूरा स्टैटिस्टिक्स बना के वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर में आने वाले में क्या ट्रेंड रहेगा और क्या पैटर्न रहेगा, प्राइस क्या रहेगा प्रोडक्ट की। जैसे कि स्टैट्स देख के ही, स्टैट्स बना के ही आप पता लगा सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट की आगे जाके प्राइस क्या रहेगी। ठीक है, जैसे 2000 में प्रोडक्ट की प्राइस क्या रही होगी, फिर 2005 में क्या, फिर 2015 में, तो ये पूरा स्टैटिस्टिक्स बनता है। इसी चीज को हम बहुत अच्छे से अभी पढ़ेंगे। आप ये सोच सकते हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप पहली क्लास में ही स्टैटिस्टिक्स में सारा ज्ञान आपने ले लिया है और आप बिल्कुल अब पूरा एडवांस लेवल में पहुंच गए। धीरे धीरे चीजें बहुत अच्छे से और ज्यादा क्लियर होते जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें अब एक लिमिटेशन बचा है, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो कि मैं आपको ऑफलाइन भी प्रोवाइड करूंगा, एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो आप जो नंबर आ रहा है इसमें मेरे को मैसेज कर सकते हैं जिससे कि मैं आपको वीडियो भेज सकूँ, एक ग्रुप बनाए। एंड ये कुछ ही 2-3 वीडियो और आएंगी, उसके बाद जितनी भी वीडियोस होंगी वो ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी। आपका मेरा इंटरेक्शन होगा, मैं आपको बिल्कुल साइड में लाइव दिखूंगा और बिल्कुल यही इसी तरीके का प्रेजेंटेशन रहेगा, आपके सामने करके दिखाऊंगा क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है। तो आप मेरे को ज्वाइन कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके लाइव क्लासेस। एंड उसी में मैं आपको कई सारी चीज़ें इन्फॉर्म करूंगा कि कैसे मैं स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स एक साथ लेते हुए पढ़ाऊंगा वीक में। देखिए यूट्यूब क्लास में क्या होता है, जैसे मैंने एक इम्पोर्टेंस लिया और इम्पोर्टेंस को मैंने पूरा सारे जैसे 5-6 पॉइंट थे, मैंने 6 पॉइंट इम्पोर्टेंस को लगातार समझा दिया। तो आप जब ये चीज़ देख रहे होगे तो आप लगातार चीज़ों को देखोगे कि 6 पॉइंट लगातार मैंने एक्सप्लेन कर दिए, तो शायद आप उसको एब्जॉर्ब ना कर पाओ। बट ऑनलाइन होता है कि मैं पहले एक पॉइंट कराऊंगा आपको, फिर उसे समझाऊंगा, फिर सेकंड, तो एक पॉइंट में अच्छा खासा टाइम हम स्पेंड करते हैं। इसीलिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस जो होती हैं या फेस टू फेस क्लास होती है ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। बट हाँ ठीक है, अगर ये रिवीजन के टाइम में या स्टूडेंट्स अगर इसको पॉज करके देखे तो उन्हें ज़्यादा समझ में डेफिनेटली आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने 11th वाले